गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, परमाणुओं और तत्वों के संकेत। आपका एक क्लास हो चुका है इस चैप्टर में। अब आगे देखते हैं। देखिए क्या है, प्राचीन कीमियागर पारस पत्थर की खोज में संलग्न थे। पहले क्या देखना है, परमाणुओं और तत्वों के संकेत, ये होता क्या है। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको कितना तत्व बताया, 118 तत्व बताया था ना, जिसमें कि 50 इंपॉर्टेंट दिए थे आपको याद करने के लिए। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप लोग को 50 का 50 कंठस्थ याद होगा ना। यदि याद नहीं है तो अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाइए, पहले उसको याद कीजिए, फिर इस क्लास को देखिए। ऐसे में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आपको उसमें एक चीज़ लिखाए होंगे, आपने देखा होगा, हाइड्रोजन। सबसे पहला था हाइड्रोजन, उसके आगे दिए होंगे H और उसके आगे दिए होंगे 1, दिए थे ना। ये जो H है ना, यही क्या है, संकेत। हाइड्रोजन क्या है, एक परमाणु भी है और तत्व भी है, नहीं है, क्योंकि ये H जो है ना, एक परमाणु को दिखाता है। कितना दिखाता है, एक परमाणु को। और कोई भी परमाणु तत्व ही होता है ना। तत्व का क्या होता है, सबसे छोटा कण, लास्ट कण का नाम दिया गया है परमाणु, यानी कि वो भी क्या, एक तत्व ही है। आया समझ में। चलिए देखिए, आगे देखते हैं, पहले थोड़ा डिटेल में। प्राचीन कीमियागर पारस पत्थर की खोज में संलग्न थे। कीमियागर क्या होता है, प्राचीन कीमियागर, यानी कि जो प्राचीन लोग थे ना, वो भी अपना खोजबीन करते रहता था, कुछ ना कुछ। उसी की वजह से वो जो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खोजबीन करता था ना, उन्हीं की वजह से अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। प्राचीन कीमियागर को ही हम एक तरह से कहें तो अभी का जो वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं ना, उसको आप कीमियागर बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, प्राचीन के भाई पारस पत्थर की खोज में संलग्न थे। क्यों संलग्न थे पारस के पत्थर में, आपको पता होगा। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है, यदि किसी भी धातु को उसके साथ चिपका देंगे ना, सटा देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। उसका विश्वास था, जो कि सच नहीं है। ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसको कि अभी तक जो खोज हुआ है उसके अनुसार, और वेद पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है वो हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। कोई ऐसा पत्थर नहीं जो कि हम लोहे को ऐसे चिपका देंगे तो सोना हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्राचीन कीमियागर लोग को विश्वास था कि एक ऐसा पत्थर होगा जरूर, जिसको अगर यदि हम किसी धातु से चिपकाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो सटाएंगे तो सोना बन जाएगा। इसलिए वो इस कार्य में लगा रहता था, कुछ ना कुछ नया नया पदार्थ मिलता था, तत्व मिलता था। उससे क्या होता था, उसको गुप्त रखने के लिए कि किसी को पता ना चले, वो क्या करता था, कुछ संकेत का क्या बोलते हैं वो करता था, संकेत से सूचित करता था। इस कार्य को गुप्त रखने के लिए उद्देश्य से वे उस समय तक ज्ञात तत्वों को कुछ विशेष संकेतों द्वारा व्यक्त करता था। यानी कि कोई न कोई संकेत द्वारा, जैसे मान के चलिए हमको कुछ मिला, अब उसका क्या नाम दे, कुछ हो नहीं, तो अब जो मन में आया लपेट दिया, बोला कि यही वो है तत्व का नाम। अब जब भी देखेंगे ध्यान में रहेगा, अच्छा मैंने ये भी खोजा था, और उसको कहाँ गुप्त रखा जाता था, पूरा धरती के अंदर दबा के। आ रहा समझ में। चलिए देखिए, बाद में जॉन डाल्टन ने तत्वों का निरूपण चित्रों के द्वारा किया। उसके बाद जैसे समय बीतता गया, नए नए महानुभाव आए, यानी कि महान व्यक्ति आए, तो उन्होंने क्या किया, तत्वों को निरूपण चित्रों द्वारा शुरू किया। जैसे सोना है, सोना को इस चित्र से, ऑक्सीजन है तो इस तरह से। पहले देखिए, पहले हम देखते हैं एल्केमिस्ट क्या होता है। प्राचीन कीमियागर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्केमिस्ट द्वारा प्रयुक्त संकेत, यानी कि प्राचीन कीमियागर द्वारा प्रयुक्त संकेतों, किस तरह के संकेत का उपयोग करता था। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार रेलवे ग्रुप डी में पूछ रखा है संकेत, ठीक है, डाल्टन का। अब इस तरह से मान के चलिए, डर है कि कहीं दोबारा ना पूछ दे। आपको पता ही है अभी साइंस पूछा जा रहा है, और रेलवे ग्रुप डी का कितना शिफ्ट या फिर एलपी का कितना शिफ्ट होता है, यानी कि 4-5 दिन तो ले ही लेता है, अल्फ़ाबेटिकली होता है ना एग्जाम। अब बताइए क्या देगा वो, कुछ तो नया नया प्रैक्टिकल करेगा। उस प्रैक्टिकल में डालने में कभी कभी ये भी डाल देता है, बच्चा लोग क्या होता है, फंस जाता है। इसलिए मैं छोटी से छोटी चीज़ को डेप्थ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। क्या है, कुछ तो है ही नहीं, बस क्या है, संकेत है तो उसको बताना था, बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, प्राचीन कीमियागर सोना का कैसे संकेत करता था वो, कुछ नहीं किया, एक गोल कर दिया, बीच में ऐसे थोड़ा सा बिंदु डाल दिया, ये क्या हो गया, सोना का संकेत हो गया, ठीक है। सिल्वर में चंद्रमा बना दिया, सिल्वर बन गया। लेड में कचिया बना दिया, कचिया समझते हैं, क्या बोलते हैं, धान काटने वाला, गेहूं काटने वाला। मरकरी को क्या किया, गोल किया, नीचे लेके प्लस मार दिया, ऊपर अर्धचंद्रमा,
समझ में आया? ये क्या था? मरकरी। जैसे मरकरी है ना, मरकरी हम लोग क्या बोलते हैं घर में, ऐसे वो होता नहीं है। हम लोग एलईडी ट्यूबलाइट को बिहार रीजन में, भागलपुर क्षेत्र में आप देखिएगा, ट्यूबलाइट को क्या बोला जाता है? मरकरी बोलते हैं। अब भाई जी मरकरी जो है, जैसे मरकरी बोलिएगा ना तो एलईडी ट्यूबलाइट दे देगा, नहीं होता लंबा सा बटन वाला, वो दे देगा। तो वही हुआ मरकरी, मतलब जो लाइट करता है। पहले नीचे क्या बना दिया? बल्ब बना दिया, बल्ब के ऊपर अर्धचंद्रमा बना दिया, वो क्या हो गया आपका? मरकरी। फास्फोरस, फास्फोरस में क्या किया? एक त्रिभुज बना के ऊपर प्लस मार दिया, फास्फोरस का सिंबल हो गया। सल्फर, उसी तरह से नीचे प्लस, ऊपर एक छोटा सा लकीर। आयरन में क्या? गोल करके ऐसे तीर मार दिया, क्या बन गया? आयरन। टीन में क्या किया? 4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, वो ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया, ये क्या हो गया आपका? टीन का सिंबल। जल, जल को उल्टा त्रिभुज, अग्नि को खड़ा त्रिभुज। अब इससे थोड़ा सा अंदाजा आप लगा सकते हैं, जल को उल्टा क्यों किया, अग्नि को नुकीलादार क्यों बनाया। और अग्नि थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है ना, अगर कोई इस पर मान चलो गिर जाए, बड़ा खतरनाक, ज़्यादा घायल होगा। यदि इस पे गिरे जल पे तो क्या थोड़ा कम क्या बोलते हो, घायल होगा, यानी कि नहीं के बराबर होगा। इसलिए इसको उल्टा कर दिया और जल को सीधा कर दिया। ठीक है। अब देखिए डाल्टन द्वारा प्रयुक्त संकेत। सोना को क्या किया ना, एक गोल बना के जी डाल के डॉट डॉट मार दिया ऊपर से नीचे तक। सिल्वर को गोल डाल के, सिल्वर मतलब एस, सोना का क्या होता है इंग्लिश, गोल्ड होता है ना, तो गोल्ड का पहला अक्षर जी ले लिया था। ठीक है। सिल्वर का पहला अक्षर क्या होता है? एस, बीच में एस दे दिया। ये थोड़ा सा मॉडर्न युग के वैज्ञानिक है ना, थोड़ा सा अपना अच्छा दिमाग लगाया। अब लेड मतलब शीशा, लेड है ना, लेड को क्या किया? गोल किया, बीच में एल दे दिया। मरकरी, वही मरकरी नहीं बोले थे, एक गोल करके बीच में थोड़ा सा एक ऐसे बना दिया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे गोल करके ऐसे ऐसे चढ़ा दिया, ऐसे करके ऐसे चढ़ा दिया, क्या बन गया आपका? मरकरी। यानी कि मरकरी के बीच में माला डाल दिया लग रहा है ना माला जैसा। फास्फोरस, एक गोल करके नीचे त्रिभुज बना दिया, थोड़ा सा ऊपर से खुद्दन डाल दिया, पता नहीं क्या फंसाना चाह रहा होगा। इस तरह से डाल्टन ने इसका फास्फोरस का सिंबल रखा था। ठीक है। सल्फर, सल्फर में गोल किया, आधा वृत्त यहाँ पर छोटा सा, आधा वृत्त यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर इसको मिला दिया, फिर क्या हो गया? ये सल्फर हो गया। अब ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन का ओ अभी भी वही है ना, हाइड्रोजन का ओ करके छोटा सा बिंदी मार दिया, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। कार्बन का क्या है? गोल कर दिया, बोला तो कार्बन है, तेरे को और काला कर देता हूँ, पकड़ के पूरे कलिया दिया। ठीक है। क्या हो गया? कार्बन हो गया। अब जल, जल क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, पता है ना। अब हाइड्रोजन को किससे सूचित करते हैं? हाइड्रोजन को इससे और इसको इनसे, तो गोल ले लिए किसका? ऑक्सीजन ले लिए और हाइड्रोजन ले लिए, ऐसे सूचित करता था जल को। आया समझ में? इस सर्च किसने किया था? डाल्टन ने किया था। ऐसे कहा जाए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन छोड़ने लायक भी नहीं है। एक बार देखने में क्या जाता है, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो हम बना दें। अभी जो पिछली स्लाइड थी उसके बाद का ये स्लाइड है, ठीक है, उसी के नीचे लिखना है। प्राचीन कीमियागर जल और अग्नि को तत्व मानते थे। जो अपना प्राचीन कीमियागर था, हम लोग कैसे, जैसे हाइड्रोजन को तत्व मानते हैं, हीलियम को मानते हैं, टोटल 118 को मानते हैं, वो क्या था? जल और अग्नि को क्या मानता था? तत्व मानता था। समझे ना? चलिए देखते हैं दूसरा। सर्वप्रथम बर्जिलियस नाम का वैज्ञानिक हुआ, उसका जन्म 1779 और डेट जो मरण हुआ उसका 1848 में। ने तत्वों का निरूपण आधुनिक तरीके से किया, बिल्कुल आधुनिक तरीके से। किसने? सबसे पहले बर्जिलियस ने। इसको याद रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बर्जिलियस ने क्या किया? तत्वों का निरूपण आधुनिक तरीके से किया, अच्छी तरह से। जैसे डाल्टन था, डाल्टन ने क्या किया था? फोटो बनाया था उसका, नहीं बनाया था, सिंबल बनाया था, तो ये सिंबल को हटा दिया। इस प्रणाली को स्वीकृत होने में लगभग 100 वर्ष लगे। अब मान के चलिए आप ही वैज्ञानिक मान लेते हैं, आप कुछ ऐसा काम कर दिए यूनिक, तो करके रखे हो जिसको किसी को समझे में नहीं आता है। जैसे कि आइंस्टीन कहा जाता है, अभी भी इतना कॉपी वो लिख रखा है, इतना लिख चुका है वो, कि उसको अभी तक हम लोग पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने तो लिख दिया है, लेकिन अभी जो मॉडर्न युग के वैज्ञानिक है वो भी उसको पढ़ के सॉल्व नहीं कर पा रहा है। आप समझ सकते हो।
उसी तरह से मतलब कुछ अच्छा चीज़ लिखोगे तो उसको स्वीकृत होने में टाइम लगेगा ना। जैसे जैसे मानव का बौद्धिक विकास आगे जाएगा, थोड़ा स्प्रेड होगा, यानी कि बढ़ेगा, फैलेगा, तब आपकी बातों को समझेगा। ठीक है, वही हुआ। किंतु इस प्रणाली को स्वीकृत होने में कितना टाइम लगा? लगभग 100 वर्ष लगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं संकेत परमाणु और तत्वों का। संकेत किसी तत्व के पूर्ण नाम का एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त किसको बोलते हैं? छोटा। जैसे कोई बड़ा सा हो उसको छोटा करना क्या कहलाता है? संक्षिप्त कहलाता है। यदि पता नहीं हो तो याद रख लीजिएगा। आप लोग हिंदी में एग्जाम में देखे होंगे, आता होगा गद्यांश, संक्षेपण करने के लिए कोई गद्यांश दे देता होगा बड़ा जैसा, उसको बोलता होगा कुछ शब्दों में संक्षेप में लिखें। उस गद्यांश को क्या करते हैं? बड़े वाले को छोटा कर देते हैं। लेकिन छोटा क्या होता है कि वो जितना बड़ा में लिखा हुआ था छोटा भी उसका मतलब निकाल दे बिल्कुल बराबर। समझ रहे ना? है वो बड़ा लिखा हुआ, हम उसको छोटा करके लिखेंगे, लेकिन जो छोटे का जो अर्थ निकलना चाहिए वो बड़े के कितना निकलना चाहिए। और समझो उसको क्या बोलते हैं? संक्षेपण। उसी तरह से कि संकेत किसी तत्व के पूर्ण नाम का एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त मतलब छोटा सा रूप है। ठीक है, रूप मतलब आकार जो देखने में छोटा लगे। तत्व के अंग्रेजी नाम का देखिए आप, किसी भी तत्व को संकेत मतलब किस तरह से करते हैं, क्या विधि है, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, देखिए किस तरह से किया गया है। तत्व के जो अंग्रेजी नाम का है ना प्रथम अक्षर, इसके कई टाइप हैं, कई तरह से इसको जो है निरूपित किया गया है। लेकिन इसमें जो पहला जो है जो तत्व का जो अंग्रेजी नाम है ना, जैसे हाइड्रोजन है, HYDROGN हाइड्रोजन, इसका जो पहला लेटर है H लिख दिया। अब यानी कि मान लिया गया कि जहां भी H लिखा रहेगा उसको हम हाइड्रोजन ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? संक्षिप्त रूप हो गया। अब बोरॉन, बोरॉन में क्या है? B है पहला अक्षर, B ले लिया, यानी कि डिनोट कर रहा है ये B कि ये क्या है? बोरॉन है। और C क्या है? कार्बन है, क्योंकि इसका अंग्रेजी अक्षर क्या होता है? CARBON, कार्बन। उसी तरह से सल्फर का इस तरह से कई है। ठीक है, SULPHUR है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सल्फर का क्या ले लिया हम? S ले लिए। आप देखते होंगे यदि मान के चलिए आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। आप सिंपल में कितना इजी वे में लिख देते हो, H2O लिखते हैं ना। अब आप खुद सोचिए यदि H2O नहीं लिखते, यदि हम संक्षेपण में नहीं लेते हैं इसको, तो क्या लिखते हैं हम? हाइड्रोजन को फिर 2 लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते, फिर लिखते ऑक्सीजन। अरे समझो कितना बड़ा हो जाता, इसलिए इसको संक्षेपण में लिया गया, नहीं जरूरत पड़ा बड़े को छोटे करने के लिए, जो कि इसको आगे जो रासायनिक अभिक्रिया आएगा उसको इजीली दिखाने के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, यदि मान लिया जाए टोटल तो 118 तत्व है ना। अब 118 में से यदि कोई ऐसा तत्व ऐसा हो जो रिपीटेड नाम से शुरू हो, जैसे हाइड्रोजन है, उसके बाद जस्ट आगे आ जाता है हीलियम। हीलियम में भी क्या होता है? पहला अक्षर H आता है, क्या उसका भी नाम H रखेंगे? नहीं रख सकते। यदि उसका भी नाम हम H रख दिए तो आप खुद सोचो क्या होगा। जहाँ H लिखा रहेगा समझे में ना आएगा, इसको हाइड्रोजन पढ़े या हीलियम पढ़े, समझ रहे हैं ना। इसलिए उसके आगे का जो इम्पोर्टेंट लेटर है ना, जो दूसरा से महत्व रखता है, उसको ले लिया गया। जैसे हीलियम में किसको लिया गया है? E को लिया गया है, He हो गया। ऐसा में जैसे जब दो या अधिक तत्वों के नाम का प्रथम अक्षर एक ही हो, जब एक ही हो प्रथम अक्षर, तो तत्वों के नाम का प्रथम अक्षर और उसके बाद वाला कोई अन्य प्रधान अक्षर को लेते हैं। क्लियर हो गया। बिस्मथ में देखिए बोरॉन में क्या था? B था, यहाँ भी बिस्मथ में B स्टार्ट हो रहा है, क्या इसको B लेंगे? नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे? उसके जस्ट बाद वाला एक ले लेते हैं, क्या है वो? I। तो BI मतलब बिस्मथ। जहाँ भी BI लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? बिस्मथ। और एक चीज़ याद रखिएगा, पहला अक्षर कैपिटल होगा और दूसरा अक्षर स्मॉल में होगा, ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अब कैल्शियम देख लीजिए, C, कार्बन में भी C से स्टार्ट होता था, कैल्शियम में भी C से, लेकिन हम इसमें क्या लेंगे? Ca लेंगे। क्यों लेंगे Ca? सोचिए, क्योंकि पहले हम ले चुके हैं कार्बन का, इसलिए कैल्शियम के लिए Ca का उपयोग किया गया है। दूसरा क्या है? सिलिकॉन। उसी तरह से सल्फर में S था, सिलिकॉन में क्या हो जाएगा? Si लेना पड़ेगा जबरदस्ती। यदि हम Ac लेंगे ना पता नहीं चलेगा सिलिकॉन कौन है और सल्फर कौन है। चलिए देखते हैं तीसरा, कुछ तत्वों के संकेत उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं। लैटिन क्या है?
लैटिन एक भाषा है, जैसे कि आपका एक अंग्रेजी भाषा है ना, उसके बाद हिंदी भाषा है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, उस तरह से लैटिन भी क्या है, एक भाषा है। लैटिन जनरली आपका जो बोला जाता है ना मुख्यतः इटली में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ्रेंच, फ्रांस नहीं होता, फ्रांस में, पुर्तगाल में, और थोड़ा बहुत स्पेन में क्या हुआ, इटली भाषा का यूज किया जाता है, ठीक है। याद नहीं रखना है, बस एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये भाषा कहाँ कहाँ बोला जाता है, ठीक है। इटली हो गया, इटली इसका ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब जहाँ से भाषा की उत्पत्ति होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इटली में बोला जाता है। और इटली में कहाँ, इडली नहीं, इडली समझते हैं जो साउथ में रेसिपी खाने वाला, वो नहीं, इटली, ठीक है, ITLY। चलिए देखिए, इटली में जो है ना, एक आप देखे होंगे नक्शा, यदि आपको पता हो तो, एक कंट्री है इटली, कंट्री मतलब देश, उसके बीच में एक छोटा सा देश है, बीच में ही, समझ रहे हैं ना, बीच में एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश, उसका नाम आप लोग पक्का सुने होंगे। जब भी जिक्र आता है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, क्या बोलते हैं आप, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कहाँ है, इटली देश के बीचों बीच है, ठीक है, छोटा सा है, कितना मुश्किल से 1 किलोमीटर लंबा है, 2-4 किलोमीटर चौड़ा, ऐसे ही होगा, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा, उससे ज़्यादा नहीं है, वेटिकन सिटी। अच्छा, सब इंग्लिश में लिखने लगे हो, हिंदी में लिखना पड़ेगा ना, वेटिकन सिटी, भूल जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जो इटली के बीचों बीच है, और उसके अलावा ये सबसे छोटा देश है, पता है आपको। जीके की क्लास नहीं चल रही, जीएस की क्लास चल रही, जनरल साइंस लेकिन थोड़ा सा जीके वगैरह बता दे रहा हूँ। वेटिकन सिटी में अभी भी है रेगुलर नहीं तो बोलचाल भाषा में लैटिन भाषा का यूज अभी भी किया जा रहा है। कहाँ पर, वेटिकन सिटी में, ठीक है। याद रखना तो रख लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि क्या बोलते हैं, लैटिन क्या है, एक भाषा है। मान के चलिए अपने देश में कोई नया चीज़ खोज हुआ, हम उसका नाम क्या रखेंगे, हिंदी भाषा में रखेंगे, क्यों, हमको हिंदी आता है, हिंदी में रखेंगे। जहाँ लैटिन बोलने वाला व्यक्ति था, वहाँ कोई चीज़ खोजा, वो किस चीज़ में, किस में नाम रखेगा उसको, लैटिन शब्दों में, उस आधार पर रखेगा। उसी तरह से अब लैटिन नाम, जैसे देखिए सोडियम, सोडियम का तो नाम काफ़ी बार सुना होगा, क्योंकि नमक में भी सोडियम रहता है। सोडियम जो है ना, कहाँ पर, लैटिन, उसमें जो संकेत जो उसका लिया गया है, लैटिन नाम उसका क्या होता है पता है, नेट्रियम। नेट्रियम है, इसलिए उसका 2 अक्षर लिया गया, Na, इंग्लिश से नहीं, लैटिन नाम से लिया गया, जो उसका लैटिन नाम था उससे लिया गया। अब बताइए एन खाली क्यों नहीं लिया, Na क्यों लिया, क्योंकि एन होता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन पहले हम ले लिए, नाइट्रोजन का एन, तो दोबारा एन नहीं ले सकते ना, इसलिए 2 लेना पड़ा, है समझे। उसी तरह से पोटेशियम का लैटिन नाम है कालियम। कालियम में क्या आता है, के आता है, इसलिए के। अब सभी बच्चे यहाँ कन्फ्यूज करते हैं, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3 करते करते जब पोटेशियम के पास जाता है, तो पोटेशियम जब देखता है ना, चलो पोटेशियम का पी होना चाहिए, तो यहाँ के क्यों होता है। बच्चे इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हो सकता है मेरे से लिखने में मिस्टेक तो नहीं हो गया। वो मिस्टेक नहीं है, वो सही है, क्योंकि उसका लैटिन नाम क्या है, कालियम है। जब लैटिन नाम कालियम, तो उसका क्या लिया गया, के ले लिया गया संकेत को, ठीक है। अब देखिए कॉपर, कॉपर का लैटिन नेम क्या है, क्यूप्रम। और एक बात बता दूं, ये इम्पोर्टेंट नहीं, महा इम्पोर्टेंट है, आता है, बहुत ज़्यादा आता है, संभावना इसका आने के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। टोटल मात्र 8 है, 8 को याद रख लीजिएगा, बिल्कुल आएगा, कोई न कोई शिफ्ट में पूछेगा ही पूछेगा। यदि इस बार रेलवे ड्राइवर या किसी का भी एग्जाम हो, ग्रुप डी का, सारे शिफ्ट में कभी न कभी एक बार तो जरूर पूछेगा, 1 या 2 बार, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, बिल्कुल माइंड में अच्छी तरह से रट लेना है, चाहे जो करना है कीजिए। ऐसे रटने के लिए तो मैं बोलता नहीं हूँ, क्या करना है, इसको मात्र 10 बार पढ़ लीजिए। अभी जैसे आप क्लास करके उठे, 1 घंटा बाद इसको रिवीजन कर लीजिए, फिर उसको जस्ट 12 घंटा के अंदर एक बार और रिवीजन कर लीजिए, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, इसी तरह से 1 हफ्ता तक आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। फिर देखिएगा कैसे याद नहीं होता है, ऑटोमेटिक, बस एक बार पढ़ना है, रटना नहीं है, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कॉपर का क्या था, क्यूप्रम, CuPrUm, तो Cu हो गया। आयरन का क्या था, फेरम, तो Fe। अब सबको लगता था आयरन होता है I से, लोहा होता है L से, ये Fe क्यों होता है, Fe इसलिए होता है, लैटिन में उसका नाम क्या होता है, फेरम, फेरम होता है, ठीक है। उसी तरह से क्या, गोल्ड, गोल्ड का किससे, G से स्टार्ट होता है ना, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड का क्या होता है संकेत, Au होता है, क्यों होता है Au,
क्योंकि औरम किसमें बोलते हैं, लैटिन में सोना को औरम कहा जाता है। यदि हम उसको औरम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, एयू हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सोना में ज़्यादा पूछा जाता है। अब सिल्वर, अर्जेंटम, अर्जेंटम क्या होता है, ए जी, ए आर क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि अर्जेंटीना में ऑलरेडी पहले ए आर ले रखा है, इसलिए इसमें आर को हटा दिया, ए और जी को लिया। आया समझ में। किसका, सिल्वर, सिल्वर क्या होता है, चांदी। अब देखिए मरकरी, मरकरी क्या था, हाइड्रारजाइन, हाइड्रारजाइन पता नहीं कैसे नाम रखा होगा, तो कुछ ज़्यादा ही लंबा है। तो उसका क्या हो गया, पहला अक्षर ले लिया एच और क्या बोलते हैं जी, हाइड्रा का अलग ले लिया एच और जायरम का अलग ले लिया, तो क्या हो गया एच और जी बन गया, क्या हो गया आपका, मरकरी हो गया। लेड, लेड क्या होता है, प्लम्बम, प्लम्बम मतलब पी बी, है ना, पी प्लम बम, पी यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया, जो उसको प्रधान क्या बोलते हो, मुख्य अक्षर लगा, शब्द लगा, उसको उठा लिया गया। ठीक है, ये क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको कृपया याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि जैसे पूछेगा आपका क्वेश्चन आएगा तो गोल्ड का लैटिन नाम बताएं, निम्न ऑप्शन में, निम्नलिखित में चार में से कौन है जिसका नाम गोल्ड है लैटिन में। अब औरम दे देगा, फेरम दे देगा, क्यूप्रम दे देगा, कालियम दे देगा, क्या मारना है, औरम मारना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संकेत का महत्व। संकेत का क्या महत्व, क्या क्या बतलाता है, हमको क्या क्या सिखलाता है, क्या क्या समझाता है संकेत, सोचिए आप। देखिए यदि कहीं पर कोई संकेत लिखा हो, जैसे मान के चलिए हाइड्रोकार्बन का सी लिखा हुआ हो, ये क्या क्या कहेगा, ये सबसे पहले ये कहेगा सी, ये कार्बन का, कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है, ये किसी विशेष तत्व का निरूपण करता है, ये कौन सा तत्व है, कार्बन तत्व है। सबसे पहले देखने के साथ ही सी को देखने के साथ ही आपके माइंड में आ जाएगा ये कार्बन एक कार्बन का तत्व है। ठीक है, यह तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है, जहाँ सी लिखा रहेगा इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन के एक परमाणु को दिखा रहा है। यदि यहाँ पर C2 हो जाता तो कार्बन के दो परमाणु को दिखा रहा है। परमाणु को फिर से बता देते हैं, ठीक है, रिपीट इसलिए करता हूँ, पिछला थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा ना, तो लाइन पे आ जाए। ठीक है, बेसिक पहला क्या था, तत्व, तत्व क्या, एक शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी चीज़ से मिलकर नहीं बना होता। ठीक है, जैसे कि लोहा हो गया, टोटल 118 था, इस तरह का था ना। अब उसी तत्व का कोई एक तत्व ले लीजिए, चाहे लोहा ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, हम कार्बन ही ले लिए, उसको खूब पीटेंगे, खूब चूड़ेंगे, खूब पीटेंगे, इतना पीसेंगे कि उसका लास्ट कण लेंगे। ठीक है, लास्ट कण निकालेंगे, उससे जो सबसे लास्ट कण, छोटा कण बचेगा, उसको क्या बोलेंगे, परमाणु। किसका परमाणु, कार्बन का परमाणु। यहाँ पर दो लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर कार्बन का दो परमाणु है। ठीक है, यदि यहाँ पर 10 लिखेंगे तो C10, और याद रखना है ये जो लिखते हैं ना, C यहाँ पर लिखते, नीचे छोटी में लिखते हैं अक्षरों में, ऐसा नहीं कि C10 इस तरह से लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है। यदि आप इस तरह से लिख रहे हो, ये लिखने का तरीका गलत है समझ में। चलिए, ये क्या बताता है, यह तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है। यदि सिर्फ C लिखा हुआ है तो तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करेगा। ठीक है, यह तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक कार्बन का मतलब उसका जो वजन होता है ना, एक कार्बन का कुछ वजन होता है। मान लीजिए कोई पदार्थ ही है ना, कार्बन का छोटा वाला, छोटा कण, उसका द्रव्यमान जब निकालेंगे तराजू पे तौल के, एक्चुअली जो मैं भी बता रहा हूँ ना, मतलब कि आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट इसी क्लास में, अगले क्लास में मैं समझाऊंगा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। मैं बस अभी द्रव्यमान बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे लिखा परमाणु द्रव्यमान हूँ, ये नहीं समझा रहा, बस मैं तत्व का द्रव्यमान बता रहा हूँ। मैं भी परमाणु द्रव्यमान बताऊंगा ना तो समझ में नहीं आएगा, जब अगले क्लास में अच्छी तरह से बताएंगे, मैं बताऊंगा कितना डिफिकल्ट चीज़ है, किसके लिए, जो कि अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। ये ऐसा चीज़ है ना, परमाणु द्रव्यमान, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, यदि कोई साइंस की तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ रहा है, उसमें से 5% बच्चों को ही पता होगा कि परमाणु द्रव्यमान रियल में है क्या, गारंटी के साथ, चैलेंज। लेकिन मैं आपको ये बहुत हल्का करूँगा। ठीक है, बस आपको इतना समझना है, कोई एक कार्बन परमाणु छोटा सा है, उसको एक तराजू ले लीजिए, बड़ा वाला, बेवकूफ़ बड़ा तराजू लेंगे पता चलेगा नहीं ना, कुछ ऐसा तराजू लेंगे जो कि उस द्रव्यमान को माप सके। उसको क्या करेंगे, विशेष प्रकार का तराजू चाहिए उसके लिए, जो बहुत हल्का होता है ना, बहुत छोटा होता है कार्बन का एक परमाणु, किसी का भी परमाणु बहुत छोटा होता है, तो विशेष प्रकार का तराजू लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसको तौलेंगे, उसका जो द्रव्यमान आएगा क्या होगा, वो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होगा।
परमाणु द्रव्यमान नहीं होगा, परमाणु का एक परमाणु का द्रव्यमान होगा। मैं भी ये बोल रहा हूँ, अभी इस चीज़ को भूल जाइए आप, ठीक है। अभी इसको आप दिमाग से स्किप कर दीजिए, अगला क्लास आएगा उस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सोचना नहीं है टफ, लेकिन उसको इतना ईजी बनाऊंगा ना, पूछिए मत। जहाँ टफ हो ना वहाँ हमको पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, आनंद आता है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया कि संकेत का महत्व, संकेत क्या क्या बतलाता है, ठीक है। पहला क्या था, ये किसी विशेष तत्व का निरूपण करता है। सी खाली लिखा है तो कार्बन है वो, इसका मतलब ये हुआ यह तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है। यदि खाली सी लिखा हुआ है तो तत्व का कितना परमाणु है, उस जगह एक परमाणु है, और वो एक परमाणु का द्रव्यमान भी बताता है। अणु की अवधारणा, अणु की अवधारणा का मतलब क्या हुआ, अणु क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ, सीधी सी बात में कहा जाए तो अणु किसे कहते हैं, अणु क्या है, उसी को क्या बोलेंगे, अणु की अवधारणा, ठीक है। चलिए मिटानी। जॉन डाल्टन के अनुसार यौगिक का सूक्ष्मतम कण, जब जॉन डाल्टन था तो वो क्या करता था, यौगिक नहीं है, यौगिक किस क्या बताए थे पता है, इसके पहले बता चुके हैं यौगिक। यदि याद हो तो आप बोलिए तो क्या होता है यौगिक, अकेले में भी हो फिर भी बोलिए, यौगिक क्या होता है, किसे कहते हैं यौगिक। मैंने क्या बताया था पहले, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम यौगिक बोलते हैं, ठीक है। यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होता है, जो सबसे छोटा कण होता है, सबसे लास्ट कण, मान के चलिए कि आप जल ले लीजिए, जल तो कई सारे छोटे छोटे कण मिलकर बने हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे छोटा कण होगा उसको क्या कहा उन्होंने, यौगिक परमाणु, क्या कहा, यौगिक परमाणु। लेकिन मैंने क्या बताया था, यौगिक का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा, लास्ट कण, उसको क्या बोलेंगे हम, अणु, बताए थे ना। लेकिन डाल्टन ने जब पहली बार उसको बताया था ना, परिचित कराया था उससे, उसको बोला था यौगिक परमाणु, यानी कि यौगिक का सबसे लास्ट कण। आ रहा समझ में। आप देखिए, इटली के वैज्ञानिक एवोगाड्रो, जिसका जन्म कब है 1776, और उसका डेट ऑफ मरण कब है 1856, ने यौगिक के सूक्ष्मतम कण का नाम अणु रखा। जो मैं पहले बताया था उसका नाम किसने रखा था, अणु नाम एवोगाड्रो ने, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब मान के चलिए थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि यौगिक का अणु क्या होता है, ठीक है। देख लीजिए, मान के चलिए मैं अभी जल बोला था ना आपको, जल का क्या होता है H2O, ये एक पूरा सेट मान लीजिए, एक सेट, ठीक है, पूरा कंप्लीट, यानी कि आप जो उसको देखिएगा ना कि आपको एक ही चीज़ नजर आएगा, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ टूटा फूटा लगेगा, एक पूरा एक सेट मान लीजिए आप। इसमें क्या हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यदि ऐसा कोई सेट बन के तैयार होता है तो क्या क्या होगा, जल होगा। क्या होगा, जल मतलब पानी, यानी कि पानी का वो एक अणु कहलाता है। एक अणु में कितना परमाणु है, 2 हाइड्रोजन का परमाणु है, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। बात समझ में आ रहा है ना, तब जाके एक अणु बना है, ठीक है। लेकिन ये जो एक पूरा सेट है, ये पूरा एक जल का क्या बोलते हैं, सबसे छोटा और लास्ट कण जो होता है ना, वो है ये, यानी कि यौगिक। जल क्या यौगिक है, यौगिक का सबसे छोटा और लास्ट कण क्या है, H2O है। अब देखिए इसमें, यदि हम इसको यहाँ पर करोड़ों ले लेते हैं, अभी मैंने बताया था ना, H2 रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, C2 रहेगा तो 2 कार्बन, यदि C10 रहेगा तो 10 कार्बन, अभी जस्ट बताया था पिछली स्लाइड में, ठीक है। उसी तरह से मान चलिए H2O है, ब्रैकेट दे दिए, यहाँ पर करोड़ों दे दिए, करोड़ों नहीं, करोड़ों में कुछ नहीं होने वाला, महासंख्यों, इतना छोटा होता है ना एक अणु। अब सोच सकते हैं करोड़ों भी देंगे तो हमको लगता है इतना भी नहीं मिलेगा। यदि महासंख्यों दे दिए, क्या H2O का एक अणु, महासंख्य मिला देंगे ना, तब हमको थोड़ा सा पानी मिलेगा। मैं एक कल्पना करवा रहा हूँ कि कितना छोटा होता है अणु, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन एक परमाणु से तो बड़ा ही होगा, थोड़ा सा होगा ना बड़ा। चलिए ठीक, अब दूसरा देखिए, परिभाषा इसका देख लीजिए, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है। एक्चुअली परमाणु क्या होता है ना, मुक्त अवस्था में वो नहीं पाया जाता है। मुक्त अवस्था मतलब स्वतंत्र रूप से कौन पाया जाता है, आपका यौगिक पाया जाता है। यौगिक का छोटा कण अणु,
वो मुक्त अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रहता। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। वो किसी न किसी से संयोग करके क्या होता है, मुक्त हो जाता है। यानी कि यदि आप मान के चलो, देखिए आपको एक बात बता दूं मैं, तत्व जो होता है ना, तत्व और यौगिक में, तत्व क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। किसकी अपेक्षा, यौगिक की अपेक्षा। तत्व और यौगिक ये आपका बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि ये चाहता है कि मैं किसी से संयोग करूं। अब तत्व में कौन सा तत्व, ये बता रखा हूं मैं, वो तत्व ज्यादा, वो तत्व क्रियाशील नहीं होता। कौन सा, जो अक्रिय गैस कहलाता है, बताए थे ना, जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जेनॉन रेडॉन नहीं था, जेनॉन रेडॉन नहीं था, बताता हूँ। जिसके बाहरी कक्षा में कितना था, पहले 2 और दूसरा 8, 8 2 10, 10 किसका था, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 10। नियोन का क्या होता है, 10 होता है। ये क्या है, अक्रिय गैस है। क्या ये अक्रिय गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता। इस टाइप का जितना भी आपका तत्व है, उसके अलावा जो भी तत्व है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। वो चाहता है कि मैं किसी से संयोग करूं, संयोग करके एक नया यौगिक बनाऊं। अरे समझ में ना, ये पीछे वाला थोड़ा सा मैं रिकॉल करा रहा हूं, जो कि आपको मैं उसके जोड़ सकूं। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। जब वही तत्व एक दूसरे को आपस में मिलकर यौगिक बन जाए तो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो वो भी यौगिक भी क्रियाशील होता है, लेकिन तत्व की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। तत्व यौगिक की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है। आ रहा समझ में, क्यों होता है ये बता दिया मैंने। क्योंकि उसके बाहरी सभी क्या चाहता है, सभी तत्व चाहता है कि मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जिस दिन मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, सोचो मैं स्थिर हो गया, यानी मुझे किसी से भी क्रिया नहीं करना, फिर मैं स्थिर हो जाऊंगा। जब मैं स्थिर हो जाऊंगा तो क्या बोलेंगे हम, यौगिक बन गया। यौगिक बन गया तो इसका मतलब क्या है, वो मुक्त अवस्था में आ गया वो। ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है, यौगिक क्या होता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अणु में उपस्थित परमाणु कहाँ था, यह है ना, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। मैं एक एक शब्द को लेके चल रहा हूँ जहाँ कि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात और बता दूं, ये आपको तभी समझ में आएगा यदि आपने मेरी क्लास को शुरू से लेके अभी तक कंटिन्यू देखा है। तब आप सोचोगे डायरेक्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और मेरे को समझ में आ जाएगा, कभी नहीं आ सकता समझ में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। मैंने भी परिभाषा बताया था, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। किसका, अणु का। मैंने यौगिक का बताया था, यौगिक और अणु तो लगभग एक ही चीज है ना। ठीक है, देखिए दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है, यदि अणु किस में रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है, यानी क्रियाशील कम होता है। यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। यानी कि अणु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। और यौगिक किससे बनता था, 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से बनता था। किस अनुपात में, निश्चित अनुपात में। इसमें भी निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तभी बनेगा। ठीक है, चलिए अब रासायनिक बंधन। अब मान के चलिए आप किसको किसको मिलाए थे, H2O को मिलाए थे। ये एक दूसरे के साथ चिपका कैसे, चिपकने के लिए आपस में कोई बल लगना चाहिए ना, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए। उसी बल को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन। और जिस बल के द्वारा जुड़ा रहता है उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक बंधन। अणु में उपस्थित परमाणु, जैसे ये अणु हो गया पूरा H2O, इसमें जो उपस्थित परमाणु है, कितना परमाणु, इसमें 3 परमाणु है। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1 है। एक प्रकार के मजबूत आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुड़ा रहता है। एक प्रकार के मजबूत आकर्षण बल होता है जो खींच के रखता है, उससे क्या होता है, जुड़ा रहता है। यह बल क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। आया समझ में, वो जो बल जो एक दूसरे को खींच के रखता है बिल्कुल कस के, उसी को क्या बोलेंगे हम, रासायनिक बंधन। ठीक है, चलिए अब अणु की विशेषता देख लेते हैं। किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश होते हैं। कोई भी एक विशेष पदार्थ उठा लीजिए, कोई भी, चाहे जल ले लीजिए या फिर आप सोडा ले लीजिए, कुछ ले लीजिए जो यौगिक हो, उसका जो देखिएगा ना, सारे अणु को अलग अलग करके देखिएगा। जो पहला वाला जो आपने अलग किया है, सारे अणु को देखिएगा ना, सब एक जैसा लगेगा, उसमें थोड़ा सा भी कोई भी अंतर नहीं आएगा।
ठीक है, यह है अणु की विशेषता। दूसरी बात, विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। यदि विभिन्न पदार्थ के हैं अणु, जैसे कि जल हो गया, नमक हो गया, अब दोनों का अणु लाइएगा ना, उसका एक अणु ले लीजिए, किसका, नमक का, और एक जल का, दोनों को देखिएगा ना, दोनों अलग अलग, कुछ ना कुछ अंतर जरूर रहेगा, एक जैसा दोनों नहीं होगा। ठीक है, किसी पदार्थ के अणुओं का गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी पदार्थ का, मान के चलिए कोई पदार्थ ले लिए, वही नमक और जल अभी उदाहरण में चल रहा है, ठीक है, उसी को ले लेते हैं। मान के चलिए मैंने एक जल ले लिया, जल का एक अणु ले लिया, वो एक अणु का जैसा भी गुण होगा, गुण मतलब जैसे कि पानी क्या कर सकता है, आपको बुझा सकता है ना, या फिर उसको पानी पीने के बाद प्यास को मिटा सकता है। जितना भी गुण होगा उस एक क्या बोलते हैं अणु के अंदर, उतना ही गुण जितना भी अणु होगा सबके अंदर वैसा ही होगा, बिल्कुल बराबर, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या किसकी विशेषताएं हैं, अणु की। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, छोटी सी बात को इतना लंबा करके बताया हूँ। ठीक है, अभी भी समझा रहा हूँ, एग्जाम का भी कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल डेप्थ मतलब बहुत गहराई में जाके पूछा जा रहा है। जब तक आप किसी चीज का गहराई में जाके नॉलेज नहीं लोगे ना, कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तात्विक अणु। तात्विक अणु क्या होता है? अच्छा, नाम से पता नहीं चल रहा है, तात्विक अणु, तत्व और अणु, यानी कि ऐसा अणु जो एक ही तत्व से बना हो। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, अणु बनाने के लिए हमेशा क्या चाहिए, दो या दो से अधिक तत्व चाहिए। हम उसमें क्या ले सकते हैं, चाहे वो दो तत्व एक ही प्रकार को, मान के चलिए कोई दो चीज़ बना रहे हैं, एक खाली जगह बना दी, डाल दी, ठीक है, कोई एक नया पदार्थ बनाने वाले हैं हम, आ रहा है समझ में। अब इसमें क्या लेंगे, तत्व लेंगे, इसमें भी तत्व लेंगे, जैसे क्या लेते थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अलग तत्व था, ये अलग तत्व था, तो क्या बनता था मेरा H2O। उसी तरह से तो आप ऐसा कीजिए, लेकिन दो तत्व होगा, ये दो या अधिक तत्व भी हो सकता है, प्लस माइनस और एक डब्बा बना सकते हैं, लेकिन हम दो ही का उदाहरण लेके चल रहे हैं। देखिए, अब इसमें मान के चलिए हाइड्रोजन ले लें, इसमें भी हाइड्रोजन ले लें, तो क्या बनेगा मेरा, सिर्फ H2 बनेगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये भी अणु हुआ। हाइड्रोजन क्या है, तत्व है ना, H2 भी क्या है, तत्व है, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ H लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परमाणु है, एक है ना सिंगल, और जब ये दो परमाणु आ जाएगा H2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अणु कहलाएगा। ठीक है, या फिर आप इसे दो परमाणु कह सकते हैं, नहीं है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का दो परमाणु है, लेकिन ये कहलाएगा क्या, अणु। किसका अणु, तत्व का अणु, कि उसमें कोई चीज़ मिला हुआ नहीं है ना, दूसरा पदार्थ, चाहे ऑक्सीजन कुछ मिला हुआ है नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन ही है, इसका मतलब वही क्या हुआ, ये तात्विक अणु हुआ। जब अणु में समान तत्व के ही, जब अणु में क्या होना चाहिए, समान तत्व का ही परमाणु होते हैं, तो इसे समपरमाणुक अणु या तात्विक अणु कहते हैं। समपरमाणुक मतलब उस अणु में समान अणु है, इसलिए क्या बोलते हैं, समपरमाणुक अणु, सॉरी उस तत्व में नहीं, सॉरी उस अणु में समान परमाणु है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, समपरमाणुक अणु या तात्विक अणु। यदि उस अणु में परमाणु जो था विषम रहता, यानी कि एक हाइड्रोजन रहता है, एक ऑक्सीजन रहता, तो उसको क्या बोलते हैं, विषम परमाणुक अणु कहेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप, उसको क्या बोलेंगे, विषम परमाणुक अणु। हो सकता है पूछ दे, जो सम परमाणुक अणु होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, तात्विक अणु, और जो विषम परमाणुक अणु होता है सिंपल में अणु कहा जाता है। ठीक है, चलिए जैसे देखिए हाइड्रोजन है ना, H2 है, हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है, लेकिन H2 यानी हाइड्रोजन के एक अणु में है ना, हाइड्रोजन का पूरा क्या हो गया, एक अणु हो गया, में हाइड्रोजन का दो परमाणु है। कितना है, हाइड्रोजन का दो परमाणु, ये क्या हुआ आपका, तात्विक अणु हुआ। जैसे Cl2 भी क्या हुआ, एक तात्विक अणु हुआ। आ रहा समझ में। तत्व किसको बोलते हैं, जो किसी पदार्थ से मिलकर बना हुआ ना हो, किसमें सिर्फ क्या है, क्लोरीन ही है, तो एक तत्व हो गया। जब ये तत्व हो गया, अब इसका क्या है, एक तो हम ले नहीं रहे, एक लेंगे तो परमाणु। अब जब दो या दो से अधिक एक साथ किसी आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अणु। तो ये क्या हो गया, तात्विक अणु, किसका, क्लोरीन का।
कुछ ऐसे तत्व जो मुक्त परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे परमाणु हैं अपवाद में जो कि मुक्त रूप में पाया जाता है। जैसे आपका हीलियम, नियोन, आर्गन अभी बताए थे ना, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली में हीलियम में क्या है, बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये अक्रिय है, ये एक अपवाद स्वरूप है। ठीक है, ये भी स्थिर होता है। हीलियम किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अब जितना भी रासायनिक अभिक्रिया देखिएगा, आगे बताएंगे अभी आगे, और आगे चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। अब देखिए कहीं इसका यूज ही नहीं होगा अभिक्रिया में, भाग ही नहीं लेगा ये। क्यों मैं भाग लूँ जब मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, मैं बिल्कुल सुखी संपन्न हूँ, स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ इस सब अभिक्रिया वाला लोचा से, तो मैं क्यों भाग लूँ। इसलिए ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये आराम से रेस्ट मोड में रहता है ये छेवो। ठीक है, ये छेवो को जो रट के अच्छा से याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, पूछता है ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कारण क्या है, अक्रिय है, पूछ देगा इसमें से कि निम्नलिखित में 4 परमाणुओं में इसमें से मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है, या फिर अक्रिय गैस कौन है, या इनर्ट गैस कौन है, कुछ भी पूछ दे। ठीक है, या फिर पूछ देगा किसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, कौन अभिक्रिया नहीं करता है, सब यही होगा। ठीक है, चलिए, हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन के अनेक परमाणु अनिश्चित संख्या में परस्पर जुड़े रहते हैं। आप हीरा देखें, मूवी में तो देखे ही होंगे। ग्रेफाइट देखें, मैं बताया भी था। ग्रेफाइट का था पेंसिल के आगे का जो होता है ना लोखनी, जिससे लिखते हैं, वो क्या है, ग्रेफाइट है। या फिर आपका क्या है, बैटरी देखें, पेंसिल बैटरी या निप्पो बैटरी नहीं आता है मोटा जैसा, उसको चुड़िएगा ना, बीच में रॉड निकलेगा, वो क्या है, ग्रेफाइट है। उसका एक्चुअल में सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बना होता है, लेकिन उसका कोई निश्चित वो नहीं होता है कि इतना ही कार्बन, यानी कि अनंत, यानी अनिश्चित संख्या में एक दूसरे से एक विशेष प्रकार के समूह द्वारा, जाल द्वारा जुड़ा रहता है, आगे बढ़ते रहता है। इसलिए उसका कोई निश्चित क्या बोलते हैं जो होना चाहिए ना, आणविक सूत्र, अणुसूत्र, वो नहीं है। जैसे कि क्लोरीन का बोलेंगे तो Cl2 हो जाएगा, जल का बोलेंगे तो H2O हो जाएगा। अब जैसे कि हमको इसका बोलना हो, हीरा या ग्रेफाइट का, तो हम नहीं बोल पाएंगे। क्यों, एक निश्चित क्रम में कुछ जाल बना के वो आगे बढ़ते रहता है, इसलिए उसका कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको कार्बन ही बोला जाता है। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन के अनेक परमाणु अनिश्चित संख्या में परस्पर जुड़े रहते हैं। आपको बता दूं, पहले भी बता दिया हूं, हीरा और ग्रेफाइट क्या, हीरा देखिएगा बहुत कीमती होता है, ग्रेफाइट क्या है, आप जाइए 2 रुपये में पेंसिल दे देगा, 5 रुपये में देगा ना। ऐसा क्यों, जो कि दोनों में कार्बन ही है, बस उसका बनावट, संरचना है ना, उसके कारण हीरा क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। और ये क्या है, क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण महंगाई का तो एक भी कारण है कि दुर्लभ, हीरा क्या है, दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है, इसलिए वो महंगा है। अब मान के लिए जिस तरह से शीशा उषा देख रहे हैं अपने पास है, उतना ही मात्रा में हीरा रहता, क्या उतना महंगा होता, नहीं होता। एक तो विशेष गुण है उसके अंदर, और साथ ही साथ दुर्लभ भी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, महंगा होता है। ठीक है, चलिए, अभी हाल ही में 1996 में एक भिन्न प्रकार के कार्बन का आविष्कार हुआ। एक भिन्न प्रकार के, मतलब जितना भी कार्बन था ना अभी तक ना, उनसे भिन्न प्रकार के कार्बन का क्या किया गया, आविष्कार हुआ है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, बकमिस्टर फुल्लेरिन, बकमिस्टर फुल्लेरिन, ठीक है, कहा जाता है। इसका अणुसूत्र C60 होता है। इसका जो संरचना होता है ना, गेंद की तरह होता है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, गेंद की तरह है इसका, इस तरह से जाल बना के रखता है ये। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, बक्की बॉल्स। इसमें कितना कार्बन रहता है, 60 कार्बन मिलकर के एक कार्बन बनाता है, क्या बोलते हैं, एक अणु बनाता है। 60 कार्बन परमाणु मिलेगा तब एक बॉल टाइप का बनाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, बक्की बॉल, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, इस तरह संरचना बनाता है। तो ये क्या हुआ आपका, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि हाल ही में इसको खोजा गया है और आपके सिलेबस में है भी, हो सकता है पूछ दे कि बक्की बॉल्स का क्या बोलते हैं, उसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं, कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक। आपको स्क्रीन पे पिछले क्लास का आंसर दिख रहा होगा जो दिया हुआ था, और अभी उसको आप लोग जो है ना, जो बार बार बताता हूँ, जो मैं अभी सब्जेक्ट क्या बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ, उसको अपने से बनाना है। ठीक है, छोड़ना नहीं, और नेक्स्ट डे उसको जो मैं आंसर देता हूँ उससे मिलाना भी है। यदि समझ में नहीं आए तो आप हमको कमेंट कीजिए, मुझे उसका अलग से प्लेलिस्ट बना के उस प्रॉपर क्या बोलते हो विशेष सवाल का, या फिर हो सकता है मैं कमेंट में आंसर दे दूं, या फिर मैं उसका वीडियो बना के आपको दूं। ठीक है, इसलिए अब देखिए आज का क्वेश्चन आपका ये है,
इसको नोट कर लीजिए और इसको बनाइए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, बाय।